हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एफएमसी में महासंग्राम के इशू नंबर 3 का भाग 2। हाँ, लेकिन मेरे ज़रिए तुम जैसे हत्यारों को मौत ज़रूर आ सकती है। सॉरी गाइज, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए आवाज़ आपको थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी, लेकिन कॉमिक डालना ज़रूरी है। तू तू इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इंसान सीने पर कुल्हाड़ी गवार खा के ज़िंदा नहीं रह सकता। मैं जिंदा हूँ, लेकिन मरने के ही बाद। इसलिए तो मुझे जिंदा मुर्दा एंथनी कहते हैं शाका। जिंदा मुर्दा एंथनी। तुमने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मासूम लोगों की हत्या करने का जो पाप किया है शाका, उसके लिए एंथनी तुम्हें सजाए मौत देगा। मेरी ठंडी आग अब तेरी आत्मा को जकड़ कर तुझे ज़िंदगी से आज़ाद कर देगी। एंथनी ने टूरिस्ट कपल को आज़ाद किया। जाओ, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि किसी अजनबी का भरोसा करना ठीक नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। और अब मुझे भी जाना होगा महानगर ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर, क्योंकि शाखा से लड़ते समय ही मेरे पास ब्रह्मांड रक्षक फ्रिक्वेंसी पर ध्रुव का मैसेज आ रहा था। एंथनी जहाँ तक देख सकता है वहाँ तक टेलीपोर्ट हो सकता है। राजनगर, फर्ज की मशीन इंस्पेक्टर स्टील का शहर। इंस्पेक्टर स्टील जो इस समय उड़ा जा रहा था अपनी सुपर कार स्टीलों में। इंस्पेक्टर स्टील रिपोर्टिंग सर। मैं अभी राजनगर गांधी चौक पर मौजूद एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर पहुंच रहा हूं। पुलिस हेडक्वार्टर से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक बिल्डिंग में मैडमैन नाम के किसी आदमी ने कुछ लोगों को बंधक बना लिया है। जानकारी के मुताबिक उसने राजनगर जेल में मौजूद अपने 3 आतंकवादी साथियों की रिहाई की डिमांड की है और इनकार की सूरत में पूरी बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दी है। अगर 1 घंटे के अंदर राजनगर प्रशासन ने मेरी मांगें नहीं मानी तो यहाँ से बिल्डिंग का मलबा दिखाई देगा। बिल्डिंग में मौजूद लोग काफ़ी डरे सहमे हुए थे। बिल्डिंग के बाहर पुलिस का ढेर घेरा था। सभी लोग ध्यान दें, हमने बिल्डिंग के अंदर आने और जाने पर रोक लगाई है ताकि अंदर लोगों को खतरा ना हो। लेकिन बिना बिल्डिंग के अंदर गए हम लोगों को कैसे बचाएंगे? बचाएंगे, मैं बचाऊंगा उन्हें। लेकिन इंस्पेक्टर स्टील, अंदर जाने पर खतरा है। अगर तुम अंदर गए तो हो सकता है कि वो मैडमैन बम ब्लास्ट कर दे। घबराओ मत इंस्पेक्टर, मैं स्थिति की गंभीरता को अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन यकीन रखो मैं अंदर भी जाऊँगा और किसी को नुकसान भी नहीं होगा। कुछ मिनट के बाद स्टील बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा था। मेरे निर्माता डॉक्टर अनीस ने मेरे शरीर में कई तरह के आधुनिक उपकरण और कंप्यूटर फिट कर रखे। आज इस मैडमैन को भी पता चल जाएगा कि मुझे सुपर कॉप क्यों कहते हैं। स्टील के अंदर घुसते ही मैडमैन बौखला उठा। रुक जा इंस्पेक्टर, अगर तूने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं उस बम का रिमोट दबा दूंगा जो मेरी पीठ पर बंधा हुआ है। कानून के बढ़े हुए कदम कभी वापस नहीं हटते मैडमैन। तू चाहे तो शौक से बटन दबा दे। अगर तू यहाँ मौजूद लोगों और इस बिल्डिंग की तबाही देखना चाहता है तो यही सही इंस्पेक्टर। गुस्से से भभकते मैडमैन ने रिमोट का बटन दबा दिया, मगर अगला पल उसके लिए बेहद हैरत अंगेज था। अरे, बम फटा क्यों नहीं? बम नहीं फटेगा क्योंकि मैं अपने जैमर से उन रेस को जाम कर चुका हूँ जो रिमोट से निकल रही थी। हाँ, तेरे चेहरे पर एक बम ज़रूर फटेगा। और अब राजनगर में शांति व्यवस्था में दखल देने, आतंकवादियों को मदद देने और आत्मघाती कदम उठाने जैसे आपराधिक कार्यों के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। शुक्र है इंस्पेक्टर स्टील ने सब संभाल लिया। स्टील है तो राजनगर सुरक्षित है। मिशन इज़ ओवर सर। मैंने मैडमैन को गिरफ्तार कर लिया और उसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। अब स्थिति नियंत्रण में है। ग्रेट जॉब इंस्पेक्टर, तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई में सुपर कॉप हो। तभी स्टील के ट्रांसमीटर पर गूंज उठी ध्रुव की आवाज़। स्टील, में ध्रुव बोल रहा हूँ। पूरी पृथ्वी पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है जिससे निपटने के लिए हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैसेज मिलते ही महानगर ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर पहुंचो। ये मैसेज परमाणु तिरंगा शक्ति और डोगा के साथ साथ एंथनी को भी दिया जा चुका है। स्टील अपने हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ चला। लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है जो मेरे साथ साथ बाकी के सुपर हीरोज़ को भी बुलाया गया है। खैर, अब मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर, जहां पहुंच चुके हैं नाग सम्राट नागराज, बुद्धिबल का धनी सुपर कमांडो ध्रुव, वंडरमैन परमाणु, रात का रक्षक डोगा, देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा, नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति, फर्ज की मशीन इंस्पेक्टर स्टील और जिंदा मुर्दा यानी कि एंथनी। मैं नागराज सभी मित्रों का एक बार फिर से ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की मीटिंग में आप सभी को बुलाने का सिर्फ एक ही मकसद है। पृथ्वी पर मंडरा रहे एक भयानक खतरे के बारे में बताने और उसे खत्म करने में आप सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने का, जिसका नाम है राक्षस राज चंडकाल। राक्षस राज चंडकाल, ये कौन है? अब ये कौन सा नया अपराधी पैदा हो गया? राक्षस और दानव मानव तो पुराने ज़माने की बातें होती हैं। मेरी हिस्ट्री में ऐसे नाम वाले किसी अपराधी की एंट्री नहीं है। कहीं तुम राक्षस जाति के आखिरी वंशज चंडकाल की बात तो नहीं कर रहे नागराज? तुम सही समझी शक्ति, मैं उसी राक्षस चंडकाल की बात कर रहा हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से मैं स्वयं भी उसके बारे में पूरी तरह नहीं जानता, इसलिए अब आगे की बातें ध्रुव करेगा ताकि सभी सुपर हीरो चंडकाल के बारे में अच्छी तरह जान सकें।
चंडकाल पृथ्वी पर राक्षस जाति का आखिरी राक्षस जो सैकड़ों चमत्कारी शक्तियों का स्वामी है और जिसका एक ही मकसद है पृथ्वी पर दोबारा राक्षस राज स्थापित करना। अपनी इस कोशिश में निकला चंडकाल वर्षों पहले मुझसे आकर टकराया। उस समय मैंने उसे अमर निंजा देव किर्गी और देव योद्धा धनंजय की मदद से हराया था। चंडकाल को स्वर्ण योद्धा धनंजय ने समुद्र के अंदर बसी आधुनिक स्वर्ण नगरी में कैद कर दिया, जहां से एक आध बार वो भागा भी तो वापस पकड़ लिया गया। लेकिन इस बार समुद्र के अंदर भूमिगत भूकंप आने से उसके बंधन कमजोर पड़े और उसे भागने का मौका मिल गया। चंडकाल स्वर्ण नगरी से भागा और सीधा जा पहुंचा एक ऐसे द्वीप पर जिसे आज से हजारों साल पहले नागराज के मित्र और गुरु त्रिनाग योद्धा महात्मा कालदूत ने बसाया था और जो इच्छाधारी नागों का निवास स्थान है। नागराज इस द्वीप का सम्राट भी रह चुका है और वर्तमान में इसका शासन उसकी मंगेतर विसर्पी द्वारा चल रहा है। एक षड्यंत्र के तहत महात्मा कालदूत को द्वीप से हटाने के लिए उसने अपनी तंत्र शक्ति से उत्पन्न किया एक राक्षस जीव राक्षसोर, जो कालदूत को अपने पीछे राजनगर तक ले आया। महात्मा कालदूत ने राक्षसोर को मेरी और इंस्पेक्टर स्टील की मदद से समाप्त कर दिया और उसके बाद हम किसी अनिष्ट की आशंका के तहत नागद्वीप पहुंचे। लेकिन तब तक परिस्थितियां बदल चुकी थी। चंडकाल ने न केवल इच्छाधारियों की सबसे बड़ी शक्ति अमर स्फटिक पर कब्जा कर लिया, बल्कि सारी नाग जाति को भी अपना गुलाम बना लिया। नागराज चंडकाल को रोकने के लिए आगे बढ़ा तो चंडकाल ने न केवल उसके शरीर में वास करने वाले नागों को अपने अधीन कर लिया, उल्टे पूरे नागद्वीप को भी नागराज और मेरा शत्रु बना दिया। धनंजय की मदद से हम किसी तरह से वहां से निकलने में सफल हुए। अब हालात ये हैं कि चंडकाल पहले से भी शक्तिशाली है और अब इच्छाधारियों की सबसे बड़ी शक्ति भी उसके हाथ में है और अब वो दुनिया पर अपने राक्षस राज स्थापित करने के सपने को पूरा करने निकल पड़ा है और उसे रोकने में हम सबको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ सकती है। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि तुम सभी को स्थिति की गंभीरता के बारे में अवगत कराया जा सके। चंडकाल राक्षस राज होगा अपने जमाने में ध्रुव, आज मगर मेरे सामने आया तो मेरी गोली उसका सीना पहले ठोके देखेगी। हाँ ध्रुव, पृथ्वी हमारा घर है और हमारे घर पर हम राक्षसों को अधिकार नहीं करने दे सकते। हम लड़ेंगे और इस लड़ाई में हम सब साथ हैं। हमने इसके पहले भी मिलकर कई मुसीबतों का सामना किया है और इस बार भी करेंगे, क्योंकि हम ब्रह्मांड रक्षक हैं और ब्रह्मांड रक्षक अन्याय और पाप का दमन करने के लिए ही एकजुट हुए हैं। हम सब साथ हैं। ब्रह्मांड रक्षक दल अपने नए मिशन के लिए तैयार हो रहा था। सभी ब्रह्मांड रक्षक आ चुके हैं और एक साथ है नागराज। अब वक्त है आगे की रणनीति बनाने का। तुम ठीक कह रहे हो ध्रुव, मैं बाबा गोरखनाथ से संपर्क करता हूँ। हे गुरु गोरखनाथ, एक बार फिर से आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, कृपया दर्शन दे गुरुदेव। नागराज ने गुरु गोरखनाथ से मानसिक संपर्क स्थापित किया और अगले ही पल बाबा गोरखनाथ ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर में उपस्थित थे। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र नागराज। गुरुदेव, जैसे कि आपकी आज्ञा थी हम सभी ब्रह्मांड रक्षक चंडकाल के विरुद्ध तैयार हैं। आदेश करें कि अब हमें क्या करना है। नहीं वत्स नागराज, अभी नहीं, अभी उचित समय नहीं आया। चंडकाल तो शक्तिशाली राक्षस था ही, पर अब उसने अपनी राक्षसी शक्तियों से अमर स्फटिक को सिद्ध कर लिया है, जिसके कारण अब वो अत्यंत शक्तिशाली हो गया है। अभी हमारी तैयारी अधूरी है, क्योंकि अभी एक महत्वपूर्ण रक्षक इस दल में नहीं है। जब तक वो नहीं आता तब तक हमारी तैयारी अधूरी रहेगी। हमें ज्ञात है कि तुम सभी ब्रह्मांड रक्षक सर्वथा योग्य हो एवं तुम सभी ने मिलकर कई बार न केवल देश अपितु संपूर्ण विश्व की भी रक्षा की है। लेकिन हम जिस रक्षक की बात कर रहे हैं उस अकेले की सत्य ऊर्जा और शक्तियाँ तुम सबसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं और उस रक्षक का नाम है शक्तिमान। शक्तिमान? हाँ पुत्र, शक्तिमान। शक्तिमान ही वह रक्षक है जिसका उल्लेख हमने किया है और इसके पीछे भी एक सशक्त कारण है जो हम समय आने पर बताएंगे और इसलिए इस युद्ध में शक्तिमान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना शक्तिमान के तुम लोग इस संकट का सामना नहीं कर पाओगे, इसलिए शक्तिमान का तुम सभी के साथ होना अत्यंत आवश्यक है। शक्तिमान को मानसिक संपर्क के माध्यम से बुलाना होगा बस नागराज। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मैं अभी शक्तिमान को मानसिक संपर्क स्थापित कर उसे आने के लिए कहता हूँ। नागराज के मानसिक संकेत पल भर में ही सैकड़ों किलोमीटर दूर पूजा पर बैठे गंगाधर और शक्तिमान तक जा पहुँचे। ओह, नागराज का मानसिक संकेत पृथ्वी पर किसी भीषण संकट के विषय में मुझे जाना होगा। अगले ही क्षण गंगाधर उठकर महागुरु के आगे झुक गया। महापूजा की अंतिम आहुति का शुभ समय है वत्स। गंगाधर और तुम खड़े हो गए, क्या बात है? क्षमा करें गुरुश्रेष्ठ, परंतु महानगर से मेरा मित्र नागराज मुझे पृथ्वी पर किसी खतरे के संकेत भेज रहा है। परंतु वत्स, बिना पूर्ण आहुति के इस प्रकार पूजा से उठकर जाना अशुभ संकेत होगा, इसलिए तुम्हें सर्वप्रथम पूजा संपन्न करनी चाहिए। ये तुम्हारा कर्तव्य है। क्षमा करें गुरुदेव, परंतु आपने ही मुझे सिखाया है कि मेरा सबसे पहला कर्तव्य मानवता की रक्षा करना है। हर वर्ष यहाँ सूर्यांशी समुदाय द्वारा आयोजित इस पूजा का उद्देश्य भी संपूर्ण विश्व प्राणी मात्र का कल्याण है और इस समय जबकि मुझे पृथ्वी पर किसी भीषण संकट के संकेत प्राप्त हो रहे हैं, तब मानवता की रक्षा के बजाय पूजा पर बैठना मुझे उचित नहीं जान पड़ता है।
यदि मैं असत्य कह रहा हूँ अथवा मेरे विचार तर्कसंगत एवं सही नहीं हो तो मैं आपके द्वारा प्रदत्त हर दंड को सहज स्वीकार करूंगा गुरुश्रेष्ठ। नहीं वत्स, ये शब्द तो मात्र हमने तुम्हारी परीक्षा के लिए कहे थे और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। हमें खुशी है कि हमने तुम्हें महापूजा के लिए चयनित किया था। वास्तव में तुम एक सच्चे योद्धा और रक्षक हो। जाओ पुत्र, मानवता की रक्षा का अपना कर्तव्य निर्वाह करो। गुरु की आज्ञा मिलते ही गंगाधर ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अगले ही पल वह तूफान की तेजी से अपनी जगह पर घूम गया। फिर लेता चला गया अपना वह शक्तिशाली रूप जिसे सारी दुनिया कहती है शक्तिमान। हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं वत्स, इस यज्ञ के प्रताप से तुम्हारी पुण्य शक्तियों में भी वृद्धि होगी। अब तुम पहले से अधिक शक्तिशाली बन चुके हो। धन्यवाद गुरुदेव, परंतु अब मुझे जाना होगा। जाओ वत्स, अपना कर्तव्य निर्वहन करो। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। प्रणाम गुरुश्रेष्ठ। विजयी भव वत्स। अपने गुरुजनों से विदा लेकर उड़ चढ़ा शक्तिमान। अगले ही क्षण महानगर की ओर बढ़ चला। महागुरु के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से मैं अपने आप को पहले से अधिक शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ और अब मुझे महानगर जाना है ताकि जान सकूं कि पृथ्वी पर कौन सा संकट आया जिसके कारण मित्र नागराज ने मुझे मानसिक संदेश भेजकर बुलाया है। क्या शक्तिमान महानगर पहुंच सका? बाबा गोरखनाथ के शक्तिमान को बुलाने के पीछे क्या उद्देश्य था? चंडकाल और तमराज किल्विश की जोड़ी पृथ्वी पर कैसा कहर बरपाने की तैयारी में जुटे थे और ब्रह्मांड रक्षक कैसे रोक पाएंगे चंडकाल नाम के जलजले को? जानने के लिए प्रतीक्षा कीजिए। इस सीरीज के समापन अंक की महागाथा जारी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एफएमसी में महासंग्राम के अगले भाग में, अगले वीडियो में। कभी कभी महानायक की ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब वे किसी खतरे से अकेले निपटने में अक्षम होते हैं। तब उन्हें सहारा लेना पड़ता है अन्य महानायकों का। पर अब पाप के दो अवतार हो चुके हैं। संगठित तो ब्रह्मांड रक्षकों को एक ऐसा महानायक जो खुद में ही अथाह सत्य ऊर्जा का भंडार हो, क्योंकि अब होने वाला है टकराव कोई साधारण संग्राम नहीं रहा बल्कि बन चुका है महासंग्राम।